सो लास्ट के कुछ हमारे वाइस रॉयस बचे हुए थे। ठीक है, हमने मेजर सारे कवर कर लिए वैसे। ठीक है, हमने मेजर पहले तो गवर्नर जनरल से, ठीक है, जैसे वॉरेन हेस्टिंग हमने कवर कर लिया, कॉर्नवालिस इंपॉर्टेंट था। वेलेस्ली वेलेस्ली का जो है सब्सिडरी अलायंस एंड कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम्स, रॉडन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट। देन विलियम बेंटिक इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद एलन बुरो के टाइम पे ये बैंक ऑफ मद्रास जो इंपीरियल बैंक बना था। देन हेनरी हार्डिंग के टाइम पे आईआईटी रुड़की बनी हुई है। डलहौजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे विडोज रीमैरिज एक्ट देखा था। देन उसके बाद वाइस रॉय का दौर स्टार्ट होता है, उसमें लॉर्ड कैनिंग थे, जब फॉर्मेशन ऑफ इंपीरियल सिविल सर्विस होता है और इंडियंस को मौका मिलता है। बजट पहली बार इंट्रोड्यूस होता है, इंडिगो रिवॉल्ट होता है इस टाइम पे, इंडियन पिनल कोड होता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस टाइम पे जो है इसका वो होता है, स्टार्ट होता है। देन एल्गिन के टाइम पे सारे हाई कोर्ट्स बने हुए थे, यस्टरडे वी सॉ दिस। जॉन लॉरेंस के टाइम पे जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, कैपिटल शिफ्ट हुआ था, है ना, फ्रॉम कैलकाटा टू शिमला, समर कैपिटल। और दूसरा, हिंदूज को जो है डेड बॉडीज हुगली रिवर में ऐसे ही फेंकने से मना किया था, राइट। देन लॉर्ड मायो, फर्स्ट वन टू बी assassinated by पठान, शेर अली अफरीदी, एंड ही आल्सो स्टार्टेड सेंसस। ठीक है, फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस बिटवीन 1871 टू 1881। नॉर्थ ब्रुक नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। लिटन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था और फर्स्ट दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें एम्परर ऑफ इंडिया एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया हुआ। रिपन के टाइम पे जो है फर्स्ट सेंसस कंप्लीट हुआ था। देन इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील किया था। एल्बर्ट बिल आई थी, जिसमें इंडियंस को जो है, इंडियन जजेस को ब्रिटिशर्स या कोई दूसरे यूरोपियंस को भी चार्ज करने का वो मिल गया था, पावर मिल गया था। देन ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड इनके टाइम पे जो है विलियम हंटर, ये सर विलियम हंटर की हंटर कमीशन आई थी एजुकेशन के ऊपर, इन्होंने हमारा कोर्स वगैरह डिजाइन किया था। डफरिन के टाइम पे आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कर्जन के टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। उसके बाद सेकंड दिल्ली दरबार, नॉट इंपॉर्टेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन अंडर एंड्रू फ्रेजर। देन यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1904। देन बनारस हिंदू स्कूल जो है ये एनी बसंत के टाइम पे आया था। ठीक है, उसके बाद मिंटो, मिंटो के टाइम पे सूरत स्प्लिट हुआ। देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसके तहत ये मुस्लिम का इलेक्ट्रेट बना था। ठीक है ना। देन मुस्लिम लीग फॉर्म हुआ 1906 में ढाका में। ठीक है, आगा खान जो है, सर आगा खान थ्री, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, हॉनरी प्रेसिडेंट। देन जमशेद जी टाटा ने जो है टिस्को कंपनी बनाई थी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, देन हार्डिंग के टाइम पे जो है कैपिटल शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली। उसके बाद बंगाल पार्टीशन अबॉलिश हो गया था, एनवेलमेंट ऑफ पार्टीशन। देन पार्टीशन ऑफ बंगाल फॉर बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस टुक प्लेस। देन शिमला अग्रीमेंट हुई थी, कल इसके ऊपर हमने पूरी कहानी सुनी थी, है ना, चाइना की। सो टिबेट इशू जो है इसके ऊपर डिस्कस हुआ कि टिबेट जो है एक सेपरेट कंट्री बनेगा। ठीक है ना, बट एज सन्यात सेन्स party was more prevalent at that time, they had come for the agreement, which after 1949 the main China that we see today have said कि ये तो हमारे टाइम पे नहीं हुआ था, तो हम इसको मानते ही नहीं। मैकमोहन लाइन भी उन्होंने फिर नहीं माना, बिकॉज ऑफ विच अरुणाचल प्रदेश को अपना क्लेम करते हैं। ठीक है, देन गदर म्यूटिनी, जिसके ऊपर वो मूवी है ना गदर वाली, सनी देओल वाली, ये बेसिकली उसी उसी का पार्ट है ये। ठीक है, दिस विल स्टडी मोर इन डिटेल इन हिस्ट्री। क्लेम्सफोर्ड के टाइम पे जो है होम रूल मूवमेंट आई थी, जो कि लोकमान्य तिलक और एनी बसंत ने स्टार्ट की थी। देन लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में दो लोगों का मिलन हुआ था, एक जो है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई थी। ठीक है ना, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है मूवमेंट एक साथ लागू किया था। और उसके बाद जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग भी जो है एक हो गए थे। देन मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया 1919 में, जिसके तहत जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर ऑल द माइनॉरिटीज वर स्टार्टेड। देन रॉलेट एक्ट, किसी के ऊपर भी शक होगा कि ये पॉलिटिकल बंदा है तो विदाउट ट्रायल उसको जेल में डाल देंगे। ठीक है ना, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। ठीक है, देन जालियनवाला बाग मैसाकर हुआ था 1999 में, 1919 में। एंड देन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 फॉर्म हुई थी। ठीक है, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में एसबीआई बनी। देन लॉर्ड रीडिंग, रीडिंग के टाइम पे जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921-22 के टाइम पे, जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती यूनिवर्सिटी स्टार्ट की थी। ठीक है ना, और चौरी चौरा इंसिडेंट एट द एंड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था। रेस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू आर सीइंग हियर, मालाबार रिबेलियन, फर्स्ट एथनिक रिबेलियन, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है ना, ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो है लॉर्ड अरवाइन। ठीक है, 26 से 31 तक थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनके टाइम पे साइमन कमीशन आई थी।
ठीक है ना। तो साइमन कमीशन 29 में आने वाला था, बट जैसे इनको पता चल गया कि इंडियंस इसका विद्रोह करेंगे, उन्होंने 2 साल पहले ही 1927 के नवंबर में भेजा, दिसंबर में वो आए, और इनकी जो कमिटी के जो फाइंडिंग्स है वो 1928 से स्टार्ट हुई। फिर नेहरू रिपोर्ट ऑफ 1928, इफ यू रिमेम्बर, नेहरू रिपोर्ट में दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई थी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई थी कि वी शुड हैव आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना चाहिए हमें, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है ना। और दूसरी चीज जो है इसमें बात की गई थी कि डोमिनियन स्टेट फॉर इंडिया, इंडिया को जो है एक डोमिनियन बनाया जाए। तो नेहरू रिपोर्ट 1928। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट जो है ये कौन से मीटिंग में हुआ था और कहाँ हुआ था? एक ऑल इंडिया, जितने भी पार्टीज थे, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? नेहरू रिपोर्ट जहाँ डिस्कस हुआ था। अभी अभी आप लोगों ने संडे को टेस्ट दिया था, पढ़ा होगा। यस, लखनऊ में। ठीक है, सो नेहरू रिपोर्ट जो है ये लखनऊ का था। राइट, गुड। देन डेथ ऑफ लाला लजपत राय हैपेंड। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सम सेशन आल्सो, जब साइमन कमीशन आई थी, ठीक है ना, लाहौर में, उस टाइम पे लाहौर, ये लाला लाजपत राय अलॉन्ग विथ ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सब ने मिलके वहां पे प्रोटेस्ट किया था, है ना। तो ये जो स्कॉट्स थे, स्कॉट्स ने लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था, जिसमें उनका वो हो गया, ही डाइड। देन 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना, जिन्ना ने 1929 में 14 पॉइंट्स रखे थे कि इस आधार पे जो हम पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, हाउएवर पाकिस्तान टर्म नहीं आया था, एक मुस्लिम स्टेट बनाएंगे ऐसा कहा था। ठीक है ना। देन डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये कहाँ पे हुआ था? डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज विद सेशन ऑफ कांग्रेस, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज बाय जवाहरलाल नेहरू, which congress session? Yes, very good, lahore session, lahore session of 1929, declaration of पूर्ण स्वराज was done। फिर 26 जनवरी 1930 के दिन इंडिया ने अपना पहली बार जो है ट्राई कलर फहराया था, कहाँ पे? वेयर वॉज दिस ट्राई कलर होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जवाहरलाल नेहरू? यस, रवि रिवर के किनारे, लाहौर में ही। यस, रवि रिवर के किनारे लाहौर में। वेरी गुड। ठीक है। देन सॉल्ट मार्च, सॉल्ट मार्च बेसिकली डांडी मार्च, दिस इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नेक्स्ट नेक्स्ट वर्जन। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक था। बाद में 1930 में जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जैसे ही था, बट इट वाज नेम्ड एज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो ये सब कुछ अरवाइन के टाइम पे हो रहा है। तो डांडी मार्च के टाइम पे ही लोगों को गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो जेल में जब थे गांधी जी, उस टाइम पे अरवाइन ने ऑफर किया कि देखो आपको हम लोग जेल से छुड़ा सकते हैं, और आपके साथ साथ जितने लोगों को हमने कैद किया सबको छोड़ देंगे। क्या कंडीशन थी? कि आपको जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ेगा। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाने के लिए मानते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है ये गांधी अरवाइन पैक्ट है 1931 का। ठीक है। उसके बाद चिटागोंग आर्मरी रेड। ठीक है, चिटागोंग आर्मरी रेड, ये जो है हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे और डिटेल में। ठीक है, सूर्य सेन नाम का एक टीचर थे। ठीक है, एंड ही हैड सीक्रेटली taught the children to make bombs। ठीक है, उन्होंने बॉम्ब बनाना सिखाया था लोगों को। और ये छोटे छोटे बच्चों की आर्मी बनाकर उन्होंने चिटागोंग, जो कि बांग्लादेश में, वहां पे जहाँ पे ये अंग्रेज जो अपने वो रखते थे, क्या बोलते हैं, बंदूक वगैरह रखते थे, वहां पे रेड मारी थी। अब इसकी कहानी ऐसी थी कि चिटागोंग आर्मरी रेड बेसिकली बांग्लादेश में, सूर्य सेन फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वहां पे उन्होंने बच्चों की आर्मी बनाई। क्लास में जब वो आते थे सुबह उनके पास पढ़ने के लिए, उनको सब ये सब सिखाते थे, बॉम्ब कैसे बनाना है, बंदूक कैसे चलानी है, इनकी आर्मी बनाई। ये एक एक बच्चा जो है 9 से 11 साल की उम्र का था। समझ रहे हो, 9 से 11 साल की उम्र का। 11 साल की उम्र का बच्चा जनरली फिफ्थ या सिक्स में होता है, 9 साल का बच्चा जनरली थर्ड या फोर्थ में होता है। ये बच्चों को बंदूक चलाना सिखाया। ठीक है ना। इन लोगों की आर्मी बनी, इन लोगों के छोटे छोटे यूनिट्स बने, हर यूनिट को एक बड़ा इंसान गाइड कर रहा था, और इन लोगों ने अलग अलग रूट से आर्मरी के ऊपर रेड करी। ठीक है ना, 2-3 वहां पे आर्मरीज थे। दिक्कत ये हुआ, उन्होंने वहां से जो है बंदूक उठा भी लिए थे, लेकिन इनको एक चीज नहीं पता थी कि ये लोग क्या करते हैं, मतलब अंग्रेज जो थे वो क्या करते थे, बंदूक को एक तरफ रखते थे और गोलियां कहीं और रखते थे। बंदूक और गोली एक साथ नहीं थी। सो दे डिड नॉट नो अबाउट इट। तो उनको बंदूक तो मिल गई, लेकिन गोली नहीं मिली। तो जब तक वो गोली ढूंढ पाते तब तक वो पकड़े गए। ठीक है ना। फिर भी इन लोगों ने बहुत डेडली फाइट किया,
काफी सारे बच्चे मारे गए, ठीक है ना। सो दैट इज वाई चिटागोंग आर्मरी रेड इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इमोशनल थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी है, ठीक है, चिटागोंग आर्मरी रेड के ऊपर। तो पूरी प्लानिंग, वो कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे एकदम मतलब प्रोफेशनल आर्मी की तरह छोटे बच्चे लड़ते हैं, वो उस मूवी में दिखेगा आपको। उसमें जो है हमारे मनोज बाजपेयी जो है वो सूर्य सेन बने हुए हैं। ठीक है, सो इट इज अ क्या बोलते हैं, मेन स्ट्रीम बॉलीवुड मूवी। हाँ, ऐसी ही चीज श्रीलंका में एलटीटी के लोग भी करते थे, राइट। ठीक है, लेकिन उनका पर्पस अलग था। ठीक है, यहाँ पे पर्पस अलग है। गांधी अरवाइन पैक्ट जो मैंने बताया अभी, सॉल्ट मार्च के बाद उनको जेल में डाल दिया था। और उनको कहा था कि चिटागोंग आर्मरी रेड नाम से ही मूवी है। ठीक है, यूट्यूब पे सर्च करना, यूट्यूब पे इट इज फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, मनोज बाजपेयी इज सूर्य सेन इन दैट मूवी। ठीक है, सो गांधी अरवाइन पैक्ट के बारे में बात हो गई। ठीक है, आफ्टर दांडी मार्च गांधी जी के साथ वो सौदा हुआ था कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओगे। देन एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव टुक प्लेस। ठीक है, ऑन द चार्जेस ऑफ सॉन्ड्रस मर्डर। ठीक है, बट मेन टारगेट कौन थे? सॉन्ड्रस को तो मारा था, मेन टारगेट कौन थे? अभी अभी तो बताया, स्कॉट्स। यस, स्कॉट्स जो है वो मेन टारगेट थे। नेक्स्ट इज विलियम विलिंगडन, ये लॉर्ड विलिंगडन। ठीक है, तो लॉर्ड लॉर्ड विलिंगडन जो है, इनके टाइम पे पूना पैक्ट हुआ था, जो गांधी अंबेडकर के बीच में साइन हुआ पूना में, येरवड़ा जेल में। गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे कम्युनल अवार्ड को लेकर। ठीक है ना, तो कम्युनल अवार्ड को लेकर गांधी जी अनशन पे बैठ गए थे। सो 1932 में पूना पैक्ट जो है वो इनके बीच में साइन हुआ। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट। ठीक है, देन पाकिस्तान डिक्लेरेशन। पाकिस्तान डिक्लेरेशन अभी मैंने बताया ना, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना। उस टाइम पे कभी पाकिस्तान के बारे में नाम नहीं लिया गया था। वो पाकिस्तान जो है वो 1933 में पहली बार उसका नाम लिया गया कि हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे एज अ मुस्लिम स्टेट। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज द मेजर ब्लूप्रिंट of our constitution of India, so that is why we should know about it. Then Reserve Bank of India Act 1934, रिजर्व बैंक बना था कैलकाटा में। so originally रिजर्व बैंक was in कैलकाटा। एक साल बाद 1935 में उसको परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, देन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934, इट वाज फाउंड टू गिव गिव द सोशलिस्ट प्रिंसिपल अ गुड शेप इन दिस पॉलिटिकल पार्टी। इंडिया जो है कुछ हद तक सोशलिस्ट कंट्री जैसी थी ना, रशिया की तरह। तो ऐसी एक पार्टी बनी जिसमें सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देना था। ठीक है ना, तो ये कांग्रेस से ही अलग हुई थी, इसलिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। ठीक है ना। ओके, देन नेक्स्ट इज लॉर्ड लिथिगो। ये जो लॉर्ड लिथिंगो थे, लिथिंगो के टाइम पे इंडिया में फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस कंडक्ट किए गए 1937 में। सो जो प्रोविंशियल इलेक्शंस थे, सो इसके बारे में हमने 1935 में ही पढ़ा था कि प्रोविजंस बन गए थे कि अब हर एक प्रोविंस में, इंडिया में 1937 तक 11 प्रोविंसेस बन गए थे। सो इफ यू रिमेम्बर, मैंने एक बार बताया था कि 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को 0 सीट्स मिले थे, और 3 छोटे छोटे पार्टीज को सीट्स मिले थे। तो ये उसी प्रोविंशियल इलेक्शन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन 1937 टुक प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, आउट ऑफ द 11 प्रोविंसेस, इन 8 कांग्रेस वन। ठीक है, देन लाहौर रेजोल्यूशन 1940, ये जिन्ना ने जो है लाहौर में डिक्लेयर किया कि हम लोग अब पक्का पाकिस्तान बनाएंगे, लाहौर रेजोल्यूशन। देन क्रिप्स मिशन प्लान आया 1942 का। 1942 में जो क्रिप्स मिशन प्लान आया, इसके तहत गांधी जी ने कहा था कि ये एक ब्लैंक पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक। सो पोस्ट डेटेड चेक इसलिए क्योंकि उसमें जो भी वादे किए गए थे कि हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ये सब कुछ क्या बोला था कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अगर इंडियंस उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो। सो दैट इज वाई क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीजियन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन लीजियन मतलब एक तरीके से जो है आप मान लो पार्लियामेंट टाइप का। ठीक है, इंडिया का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म। ठीक है, देन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। 1942 के बाद गांधी जी को जो है इसमें अरेस्ट करके आगा खान पैलेस पुणे में डाल दिया था। ठीक है, हाउस अरेस्ट में। देन फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी 1942। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी कहाँ पे फॉर्म हुई थी? इन विच प्लेस वाज इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म्ड?
सिंगापुर में हुई थी। ओके, वेरी गुड। तो इसमें बेसिकली आजाद हिंद सेना और इंडियन नेशनल आर्मी विच वाज ओरिजिनली लेड बाय रास बिहारी बोस, बोथ ऑफ देम मेट एट सिंगापुर। सिंगापुर में मिलने के बाद रास बिहारी बोस ने इसका जो लीडरशिप है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। हाउएवर इंडियन नेशनल आर्मी के फर्स्ट कमांडर कौन बने? कमांडर अलग है, ठीक है, और उसके जो पॉलिटिकल लीडर है वो अलग है। सो कमांडर कौन थे? इंडियन नेशनल आर्मी के फर्स्ट कमांडर कौन थे? मोहन सिंह थे। पहली बार हमने मतलब पहले भी कभी डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह वाज द फर्स्ट कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन सिंगापुर। वो कौन थे? देखो बेसिकली ये जो इंडियन नेशनल आर्मी बनी है ना, ये किन से बनी है ये समझो। व्हाट हैपेंड इज, ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स थे, ठीक है, चाहे ना चाहे उनको पार्टिसिपेट करना ही था। होल हार्टेडली नहीं किया था बट किया था। सो क्या हुआ कि जब जर्मनी और जापान, ये लोग दूसरे तरफ थे ब्रिटिश के, तो जर्मनी और जापान ने जब जिन लोगों को पकड़ लिया था, तो वो तो इंडियन सोल्जर ही थे ना। तो सुभाष चंद्र बोस गए थे जर्मनी में और रास बिहारी बोस थे जापान में। तो यहाँ पे इन लोगों ने बात करके क्या किया था कि हमारे इंडियन सोल्जर्स को, जिन्होंने जिनको प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया था जर्मनी और जापान ने, उन्हीं को निकाल कर लाए थे। सो बेसिकली ये जो कैप्टन रैंक दिया गया है, इट वाज गिवन बाय द ब्रिटिश एट दैट टाइम। ठीक है ना। सो लेकिन क्या है कि वो जो कैप्टन है, ठीक है, वो वहां पे सूबेदार वगैरह कुछ हुआ करता था। मतलब आर्मी का ही रैंक था बट सूबेदार वगैरह कुछ होता था, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने ऑफिसर लेवल के रैंक्स दिए। ठीक है ना। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल, कैप्टन, मेजर, ये सारे रैंक्स दिखेंगे, ये सब सुभाष चंद्र बोस ने इनको दिए। ठीक है, आफ्टर दे ज्वाइन द इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, सो दे वर ऑल प्रिजनर्स ऑफ वॉर। द नेक्स्ट इज लॉर्ड वेविल। तो वेविल जो है, सीआर फॉर्मूला आया था इनके टाइम पे। सीआर फॉर्मूला मतलब क्या है? सीआर फॉर्मूला इज बेसिकली चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। ठीक है, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन वो क्या बोलते हैं, फ्री इंडिया के जो गवर्नर जनरल इंडियन बने थे पहले, वही ही इज चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हुआ क्या था कि देर वॉज अ क्या बोलते हैं, स्टेलमेट काइंड ऑफ कंडीशन। ना तो कांग्रेस कुछ डिमांड मान रहा है, ना तो मुस्लिम लीग कुछ डिमांड मान रही है, और अंग्रेज भी जो है अड़कर बैठे हैं कि इस बार कैबिनेट मिशन प्लान नहीं हुआ तो हम मुस्लिम लीग को ही सब कुछ दे देंगे। तो सीआर फॉर्मूला था कि इसका मिडवे निकालने की कोशिश की थी। हाउएवर सीआर फॉर्मूला किसी ने माना नहीं, तो इट वाज जस्ट एन अटेम्प्ट कि हम लोग जो है स्टेलमेट को सॉल्व कर ले। ठीक है ना कुछ तो रास्ता निकाले इसको खत्म करने का, स्टेलमेट को। ठीक है ना। So basically Congress was not accepting certain conditions, Muslim League was not accepting certain conditions, and British government said ki enough is enough, you did not accept the August offer, you did not accept the Cripps mission plan. Now here if you don't agree, then we'll give all of the power to the Muslim League. So इसमें जो है सीआर फॉर्मूला थोड़े से एक मीडिएटर की तरह आए थे कि मेरे तरफ से ये एक प्लान है, देखते हैं इसको करके। ठीक है ना। सो हाउएवर जो है सीआर फॉर्मूला किसी ने माना नहीं। ठीक है ना। फिर उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ कि ठीक है, चलो कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड फाइनली कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर कर दिए कि हम लोग चलो इसको मान लेते हैं। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। ठीक है ना। सो उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जैसे ही कैबिनेट मिशन प्लान आया, इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम स्टार्ट हुआ। सो इंटरिम गवर्नमेंट मतलब जब तक हमारी खुद की सरकार नहीं बन जाती तब तक। इंटरिम का मतलब होता है फॉर टाइम बीइंग। तो टाइम बीइंग गवर्नमेंट जो है वो बना इसमें। ठीक है, देन डायरेक्ट एक्शन प्लान डे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन प्लान डे जो है 1946। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन प्लान डे 22 दिसंबर को मनाया जाता है। इट वाज बेसिकली मुस्लिम लीग का आइडिया। ठीक है, मुस्लिम लीग का आइडिया, मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन प्लान से रेजिग्नेशन दे दिया था। ठीक है, बिकॉज वो लोग कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे। तो उन लोगों ने जब इसमें से बाहर निकले, उन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन प्लान बनाया। ठीक है, सो वी आर अगेंस्ट कांग्रेस। उसके बाद रॉयल इंडियन नेवी की म्यूटिनी हुई थी, तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनफैक्ट डायरेक्ट एक्शन प्लान भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो मुस्लिम लीग ने किया था। ठीक है, तो हमारी सरकार तो क्या है कि मुस्लिम लीग के किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देगी नहीं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली आएगा नहीं। ठीक है ना। सो डायरेक्ट एक्शन प्लान इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट। इनफैक्ट अभी देखो आज हमने जितने ही पढ़े ना, इसमें
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही अरवाइन वाला था, लॉर्ड अरवाइन वाला, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है ना, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना, डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ये इंपॉर्टेंट है। आर्मरी रेड, ठीक है, चिटागोंग, देन ये गांधी अरवाइन पैक्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे ये, हाँ, पूना पैक्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। लिथिगो में भी ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन इसमें भी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंटबेटन, माउंटबेटन हमारे लास्ट वाइसरॉय रहे, ठीक है ना, सो इसीलिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे माउंटबेटन प्लान, ऑल्सो कॉल्ड एज 3 जून प्लान, तो 3 जून 1947 ये तय हो गया कि अब इंडिया और पाकिस्तान अलग होंगे, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए माउंटबेटन प्लान बनाया गया, ठीक है ना। सो ये जो है, मैंने कहा ना कल ही कि माउंटबेटन को फालतू में फंसा है। ये प्लान जो है 1945 में हो रखा था, इसकी भी एक मूवी है, देयर इज अ मूवी कॉल्ड एज पार्टीशन, ठीक है ना, ये भी आपको यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगा। देयर यू विल बी एबल टू सी द नेचर ऑफ माउंटबेटन, ठीक है ना, कि ये कितने ही कोशिश की इन्होंने कि ये पार्टीशन ना हो, ये ना हो, वो ना हो। रेडक्लिफ नाम के एक इंसान थे जिनको अपॉइंट किया गया था कि वो बंटवारा करे। अब वो इंसान को समझ नहीं आ रहा था कि मैं बंटवारा कैसे करूं, ठीक है ना, कहाँ से लाइन मारूं कि इंडिया और पाकिस्तान अलग हो जाए, ठीक है ना। तो उस मूवी में दिखाते कि देयर वाज अ सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी उसको ले जाते एक सीक्रेट रूम में, बोलते कि क्या दिक्कत हो रहा है, बोलता कि मैं लाइन कहाँ से बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा, पार्टीशन कैसे करूं। बोलता मैं तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। तो ही टेक्स आउट, क्या बोलते हैं, इंडियन मैप, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी पाकिस्तान और इंडिया बना हुआ था, ठीक है ना। एक इंडिया का मैप निकालते टेबल के नीचे से, और उसको बोलते हैं कि मे बी दिस विल मेक योर वर्क अ लिटिल इजी। उसके ऊपर लिखा रहता है कि इंडिया पाकिस्तान सेपरेटेड, और उसके ऊपर डेट लिखा रहता है 1945, ईयर लिखा रहता है 1945। इसका मतलब अंग्रेजों ने सब कुछ पहले से ही कर लिया था। यस, इसीलिए हमारे बीच में जो है रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। इसका मतलब अंग्रेजों ने पहले से ही लाइन बना दिया था, पहले ही ये तय था कि इन दोनों को अलग करना है 1945 में, ये नाटक कर रहे थे बस। और क्या, माउंट बैटन को फंसा दिया उसमें कि ये इसके वजह से हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं कि माउंट बैटन प्लान है जिसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ है, 3 जून प्लान, ठीक है। देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, जिसके तहत ऐसा था कि प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो पाकिस्तान को भी जोड़ सकते हैं, प्रिंसली स्टेट चाहे तो इंडिया को भी जोड़ सकते हैं, और अगर वो किसी को ना जोड़ना चाहे तो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। ये सारी चीजें जो इंडिपेंडेंस एक्ट में थी, ठीक है। फिर दोनों जो है अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ब्रिटिश से कुछ ना भी लेना चाहे तो ना ले, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और अगर कुछ लेना चाहे तो मोस्ट वेलकम टू डू सो, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो वही हमने 1940 ये 1935 का हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान से बहुत कुछ लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसे ही पाकिस्तान ने भी बहुत कुछ ले रखा है, ठीक है। फिर कहा था कि जब तक आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाते तब तक हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, इसके तहत जो भी प्रोविजन हम यूज करते थे वो आप यूज कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीजें वैसी है, ठीक है, कि अभी जब तक आपके गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं होता, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, तब तक चलाने के लिए क्या करोगे। तो हम लोग क्योंकि ब्रिटिश के ही चीजें मान रहे थे, हमारा खुद का कुछ नहीं था, इसीलिए 1947 से 1950 तक इंडिया वाज नॉट टोटली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। हमें इंडिपेंडेंस तो भले ही मिल गया था 15 अगस्त, लेकिन हम एक्चुअल में स्वतंत्र हुए, एक्चुअल में सॉवरेन हुए आफ्टर 26 जनवरी 1950, क्योंकि तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। तब तक इंडिया को इंडिया नहीं बोलते थे, इट वॉज कॉल्ड एज डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। In fact, even on 14th August and 15th August, it was not said कि India got freedom. It was said that कि after partition, Dominion of India and Dominion of Pakistan was created. Indian Independence Act में भी यही लिखा है, ठीक है ना। सो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री बाद में बना 26 जनवरी 1950 के बाद से, उससे पहले तक सॉवरेन नहीं था, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों की बातें मान रहे थे, उन्हीं के प्रोविजंस को चला रहे थे। आई बात समझ में। सो माउंट बैटन हमारे लास्ट वाइस रॉय रहे। फिर डोमिनियन ऑफ इंडिया बना। सो डोमिनियन ऑफ इंडिया के जो है गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया माउंट बैटन रहे, ठीक है ना। सो डोमिनियन ऑफ इंडिया माउंट बैटन रहे 1947 से लेकर 1948 तक। क्यों? क्योंकि पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, एंटली ने, ठीक है, क्लेमेंट एंटली ने, कि इंडिया फ्रीडम होगा, इंडिया में फ्रीडम मिलेगा ऑन 30 जून 1948। इट वाज द इनिशियल डेट गिवन कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है 1948 के 30 जून के बाद इंडिया छोड़ेगी। वो तो क्या है कि चीजें थोड़ी सी पहले स्ट्रीमलाइन हो गई और वो पहले पार्टीशन हो गया, ठीक है ना, लेकिन माउंट बैटन रहे उस डेट तक, 30 जून 1948 तक, जो कि एंटली ने 1945 में कहा था कि वी वुड लीव इंडिया ऑन 30 जून 1948, ठीक है ना।
सो ये भी क्वेश्चन आता है कि जब इंडिया को फ्रीडम मिला उस टाइम पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो क्लेमेंट एटली थे। ठीक है। सो लॉर्ड माउंटबेटन फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। देन उसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आए, ओनली एंड ओनली गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है ना। सो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड दिस ऑफिस वाज अबॉलिश्ड इन 1950। ये गवर्नर जनरल वाला ये किस्सा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद खत्म हो गया। राइट। एनी डाउट्स हियर? ओके, सो दिस एंड्स द चैप्टर। ठीक है, इससे हमारा हिस्ट्री का ये चैप्टर खत्म हुआ। अब जो हिस्ट्री में होगा वो होगा, हम लोग अब तेजी से चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो बेसिक हमारा, देखो पहले क्या है कि कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए एक फाउंडेशन चाहिए। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री इज दिस एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड दिस चैप्टर, जिसमें आपको मोटा मोटा आइडिया लगे कि किसके टाइम पे क्या क्या हुआ था। इसके बाद आपको मोर और लेस इंसिडेंट्स पता है, उनकी डिटेल्स नहीं पता। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हम लोग कंपनी रूल स्टार्ट करेंगे जब भी करेंगे। ठीक है ना। 1773 कंपनी रूल से लेकर 1857 तक, सिपाही म्यूटिनी तक। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में क्या क्या हुआ था, इस पार्ट में जैसे सब्सिडरी अलायंस आया उसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। ठीक है ना। मतलब बेसिकली इट विल बी हेडिंग वाइज कि what are the land revenue system during this time, what are those repressive laws by British government during this time, what are the tribal movements that took place during this time. ठीक है ना। and then finally how the 1857 occurred. This will be first part of history. After this then 1857 पढ़ेंगे। 1857 को डिटेल में पढ़ने के बाद फिर हमारा क्राउन रूल स्टार्ट होगा। फिर 58 से लेकर हम लोग 1947 तक कौन से ऑर्डर में पढ़ेंगे कि 57 से लेकर 1885 तक इंडिया में नेशनलिज्म कैसे बढ़ रहा था, कैसे अलग अलग पॉकेट्स में छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज बन रहे थे। ठीक है ना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ठीक है, इंडियन नेशनल लीग, ऐसे सारे बहुत सारे थे। कुछ साउथ में बने, कुछ हमारे बॉम्बे में बने, कुछ बंगाल में बने। तो ये सब कैसे चल रहा था 1885 तक। देन 1885 के बाद तीन टाइप के जो है कांग्रेस कैसे आए। फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट मॉडरेट्स, देन विल बी टॉकिंग अबाउट अपने एक्सट्रीमिस्ट। फिर उसके बाद आएगा हमारा वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेज 1। फिर उसके बाद गांधी जी आएंगे। गांधी जी के टाइम पे हम लोग ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फिर चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मील स्ट्राइक, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद दांडी मार्च, नॉन कोऑपरेशन, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी फेज 2। ठीक है, जिसमें भगत सिंह का एचआरए और वो सब आएगा, काकोरी कांड, ये सब आ जाएगा। एंड देन फाइनली विल बी टॉकिंग अबाउट कि किस तरीके से फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। ठीक है, आफ्टर 1937। ऑल दिस थिंग्स विल हार्डली टेक 2 वीक्स टू कवर। 2 वीक ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं कंटिन्यूस क्लास की बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग पॉलिटी भी ऐसे ही उड़ाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब हमारा आर्टिकल 51 तक हो चुका है, आर्टिकल 51A तक। अब इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद प्रेसिडेंट पढ़ना है, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना है ना। उसके बाद हमें प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है। सो ऑल दिस थिंग्स विल अगेन टेक देयर, मतलब पॉलिटी भी अब 2 वीक बचा है, हिस्ट्री भी अब 2 वीक बचा है। सो दो वीक, मतलब एक महीने में हमारा सारा पॉलिटी और हिस्ट्री खत्म, जितना अपने को 4 सितंबर के एग्जाम के लिए चाहिए। देन वी आर लेफ्ट विथ कंप्लीट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी पूरा बचा हुआ है। सो एक बार ये दोनों खत्म हो गए, उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के ऊपर हाथ देंगे। ठीक है ना। ज्योग्राफी भी हार्डली हमें 1 महीना लगेगा, पूरा हो जाएगा। सो वी आर हैविंग एक्चुअल में 2 मंथ्स। वी आर हैविंग जुलाई, वी आर हैविंग अगस्त। अभी के जो 15 दिन बचे हुए वो अगस्त से माइनस कर लो, क्योंकि लास्ट के 15 दिन में कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ रिविजन करेंगे। ठीक है ना। सो दिस इज हाउ आई प्लान टू cover up the syllabus. 2 months from now will be 15th August. 2 months from today will be 15th August. By that time your geography, हाँ इस बार आए थे, जनरली नहीं आते इतने, इस बार आए थे, बट हम लोग करेंगे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी को 1 महीना दिया मैंने। तो ज्योग्राफी 1 महीना, हिस्ट्री पॉलिटी 2-2 वीक, मतलब 1 महीना। तो 2 महीने में हिस्ट्री पॉलिटी पूरा खत्म। ठीक है। पैरेलली वी आर ऑल्सो डूइंग साइंस। ठीक है ना। सो इन दिस 2 मंथ्स आवर साइंस विल ऑल्सो बी ऑलमोस्ट ओवर। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमारा बायो में एक चैप्टर हो चुका है, बड़ा चैप्टर हो चुका है, लाइफ प्रोसेस वाला। ठीक है ना। ये 3 दिन लगेंगे हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। उसके बाद उसमें डिजीजेस का एक चैप्टर है, वो भी 3 दिन लगेगा। देन उसमें एक जो बड़ा चैप्टर है वो है आपका वो एनिमल्स और वो सब किंगडम्स जो है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, दैट इज वन बिग चैप्टर। वो भी पूरा करेंगे। ठीक है ना। ये हो गया आपका बायो। ठीक है। फिर फिजिक्स में जो है हमने अब तक मोशन पढ़ा है,
उसमें ऑप्टिक्स वगैरह है, बट दिस इज समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी स्टडिंग इन 12th ऑल्सो। ऑप्टिक्स वगैरह हो चुका होगा आपका, है ना? ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब के क्वेश्चंस आते हैं, हो चुके होंगे, नहीं भी हुए हम कर लेंगे। सो नेक्स्ट 2 months we are going to cover our syllabus by 15th of August. This is what I have planned so far. ठीक है, देन 15th अगस्त से 4 सितंबर तक दिस विल बी अ रिवीजन पीरियड, सब कुछ रिवाइज होगा, ठीक है ना? और फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त विल स्टार्ट योर फुल टेस्ट। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हम लोग आपके फुल टेस्ट लेंगे, जो कि एनडीए पैटर्न पे होंगे, 2.5 घंटे का। ठीक है ना? सो इन दैट केस योर संडेज विल बी टोटली पैक्ड, मैं अभी से बता रहा हूँ। उन केस में क्या होगा, 5 घंटे आपको संडे को टेस्ट रहेगा, 2.5 घंटे का जीएटी, 2.5 घंटे का मैथ्स। सो यू विल बी देयर इन द कोचिंग फॉर 5 hours, और उसमें कोई बहाना नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। दिस 1 month आई वॉन्ट योर टाइम मीन्स आई वॉन्ट योर टाइम। स्कूल से छुट्टी बोला तो स्कूल से छुट्टी मारने का, सैटरडे को बोला कि आपको आना है तो आपको आना है। देयर आई विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ थिंग कि नहीं सर ये सबमिशन है, वो है, ये है, वो है। ठीक है ना? कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं। वॉट एवर क्लासेस आर गोइंग ऑन एट दैट टाइम, बता दो वहां के टीचर को कि भाई देखो एग्जाम है 1 महीने में, वो 1 महीना हमको जाना है, और जाना है मतलब जाना है। ठीक है जी? सो बिकॉज दिस इज योर सीरियस अटेम्प्ट, राइट? नहीं नहीं, ऑफलाइन वाला टेस्ट नहीं, ऑनलाइन ही रहेगा। ठीक है, वी विल बी डूइंग आउट ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑनलाइन इटसेल्फ। बच्चे क्लास में आएंगे जो, वो इधर टेस्ट देंगे। ठीक है, आपको उधर शेयर हो जाएगा। ठीक है, so is the plan. So as we have completed this chapter today, I don't intend to spoil your time. Half an hour you have before your maths class, you revise something of maths, and then from 9 o'clock you attend that class. I am ending here today. एक और टॉपिक स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है आज। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।